गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और पिछले दो वीडियो में भी हम लोग यही टॉपिक पढ़े थे, लेकिन हाँ उनकी केस जो थी अलग अलग थी, कंडीशन अलग अलग थी। जब हम लोग केस 1 पढ़े तो उसमें जो पॉइंट था वह एक्सियल पोजीशन पे था, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किए थे। और दूसरे केस में हम लोग कहां पे एक्सियल पोजीशन के परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या उसी को बोलते हैं इक्वेटर लाइन पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े थे। और उन दोनों ही थ्योरी से आज का जो कॉन्सेप्ट है मजेदार होने वाला है। और आपको बता दें कि वीडियो बनाने के लिए जब हम लोग लेक्चर देते हैं यहाँ पे तो उसमें कोई कटौती नहीं करते हैं। तो जब आप भी वीडियो को देखें तो कंप्लीट वन स्टेप को सुनिए, एक एक वर्ड को सुनिए, एक एक पॉइंट को समझिए, तब ये कॉन्सेप्ट आसान होगा। और मुझे 100% उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आएगा। आप लोग की एक बीमारी है, और बीमारी ये है कि हम लोग वीडियो बनाते 20 मिनट का तो आप लोग भगा भगा के कर देते हैं 3 मिनट का। 30 मिनट का बनाते हैं तो आप उसको समेट देते हैं 4 मिनट में, 2 मिनट में। तो ऐसे आप नहीं सीख पाओगे। नोट्स बना लोगे लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो मन लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ेगा। तो आइए अब लेट नहीं करते हैं, केस 3 पढ़ते हैं। जब आपका पॉइंट कहीं भी हो, यानी कहां है, एक्सिस पे है, ब्रॉड पे है, या इन दोनों को छोड़ के कहीं और है, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी। यानी किसी भी कंडीशन के लिए ये सही होगा। ठीक है, तो पॉइंट पी का होगा एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन, या इसी को हम लोग कर सकते हैं एट एनी वेयर, एट एनी वेयर। यानी पॉइंट जो आपको लेना है वह कहीं भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ किसके रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। एंड यू नो दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ two equal and opposite charges which is placed at very small gap or distance। तो सबसे पहले हम डाइपोल बनाते हैं। देखिए ये हम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अभी फिलहाल लाइन है ये, अब ये डाइपोल बन जाएगा। ठीक है, यहां पे हम प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं और यहां पे हम माइनस क्यू चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज। इस पॉइंट को मानते हैं ए और इस पॉइंट को मानते हैं हम बी, और इसके मिडिल पॉइंट को मान लेते हैं हम ओ, और हाफ डिस्टेंस सेमी डिस्टेंस को एल एल, यानी टोटल लेंथ जो हो जाएगा 2l। टोटल लेंथ क्या हो जाएगा भाई, 2l। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जो होता है वह किधर होता है, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ये इसका क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट। अब जो इस लाइन को हम कहते हैं एबी लाइन को, ये होता है एक्सियल पोजीशन, और इसके मिडिल पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो हो जाएगा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। लेकिन बात ऐसा है कि इस बार ना एक्सियल लेंगे और ना ही ब्रॉड साइड लेंगे, ना ही इक्वेटर लाइन लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो इसका ब्रॉड यानी इक्वेटर लाइन तो ऐसे होगा परपेंडिकुलर, तो हम ऐसे ले लेते हैं पॉइंट, यहां पे पॉइंट पी। ठीक है, ना ही ये एक्सिस पे है और ना ही ये इक्वेटर लाइन पे है। ठीक है, ये कहीं ले लिए हम, और जिस पॉइंट को हम पी माने हैं इसका पोलर कोऑर्डिनेट ले लेते हैं आर कॉमा थीटा। कैसा कोऑर्डिनेट, पोलर, पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, तो पोलर कोऑर्डिनेट जो होता है उसका फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है वह डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है पॉइंट के बीच का,
और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वह पोजीशन के साथ एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका पोजीशन जो पोलर कोऑर्डिनेट है वो r, थीटा है, मतलब डिस्टेंस ओ से p का r है और एंगल जो बन रहा है वो थीटा है। ठीक है, तो ये p पॉइंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। ठीक है, तो एनीवेयर के लिए तो नहीं, लेकिन केस 1 और केस 2 में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही पढ़े डाइपोल की वजह से, और हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको भी आता है निकालने, लेकिन किस कंडीशन पे, जब पॉइंट या तो एक्सिस पे हो या इक्वेटर लाइन पे हो। तो चलो उसके अनुसार इसको लाते हैं, कोशिश करते हैं लाने का। तो ठीक है, हमको या तो एक्सिस पे आता है और इक्वेटर लाइन पे आता है, तो ये ना ही एक्सिस है और ना ही इक्वेटर लाइन है, तो नहीं है तो मान लेते हैं जो ये ओपी लाइन है इसी को हम क्या मान लेते हैं, इस ओपी लाइन को हम एक्सिस मान लेते हैं। इस ओपी लाइन को हम क्या मान लिए, एक्सिस। इस ओपी लाइन को हमने क्या मान लिया, एक्सिस। इस ओपी लाइन को हम क्या मान लिए, एक्सिस। और इसके जो परपेंडिकुलर होगा आपको तो पता है, जो इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, y, एंड इक्वेटर लाइन। क्या हो गया ये, इक्वेटर लाइन। तो देखो, अगर गौर करके देखोगे आप, थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट करोगे तो आपका ये जो डाइपोल मोमेंट है p वेक्टर, ये जो डाइपोल मोमेंट है p वेक्टर, ये एक्सिस, इस लाइन को हम एक्सिस मान चुके हैं ओपी को, और ओपी के जो परपेंडिकुलर है वो इक्वेटर लाइन है। तो जो p वेक्टर है, एकदम एक एक स्टेप पे चर्चा करें, ध्यान दीजिए यहां पे। तो जो ये p वेक्टर है ये एक्सिस और इक्वेटर लाइन के बीच में है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिजर्व कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, रिजर्व कर देंगे, यानी तोड़ देंगे। और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप पढ़े होंगे कि जिस साइड में एंगल रहता है उधर का कंपोनेंट cos थीटा फॉर्म में होता है। यानी छोटा सा अगर स्ट्रिक्ट वर्ड यूज करें तो जो कहेंगे हम लोग कि जिधर थीटा उधर cos थीटा, जिधर थीटा ना उधर sin थीटा। यानी जिस एक्सिस के साथ एंगल बनेगा उसका कंपोनेंट cos थीटा के फॉर्म में होगा और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वह sin थीटा के फॉर्म में होगा। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा इधर, और इसी के साथ एंगल भी है, इसी कंपोनेंट के साथ ये, इसी लाइन के साथ एंगल भी है, एंगल भी इधर ही है। तो इधर जो कंपोनेंट मिलेगा उसको लिख देंगे px, और जिधर थीटा उधर क्या होता है, बोलो भाई, cos थीटा। तो इधर था p, cos थीटा हो गया। अब ये जो परपेंडिकुलर बच गया, ये जो परपेंडिकुलर लाइन बच गया, इसका हो जाएगा py, क्या लिखेंगे, py, और इस py का वैल्यू हो जाएगा p sin थीटा। इस py का वैल्यू क्या होगा, p sin थीटा। तो देखो यहां पे दो डाइपोल मोमेंट मिल गए मेरे को रिजर्व करने पे, एक एक्सियल और एक ब्रॉड। तो एक्सियल की वजह से आपको आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3। ये केस 1 में पढ़े थे। और ब्रॉड साइन पे इक्वेटर लाइन पे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा में r3। ये पढ़े है ना, ये एक्सिस पे, ये ब्रॉड पर पढ़े हम लोग। तो इतना आपको पहले से पता है। तो इसी तरह हम इसी दोनों का यूज करेंगे, यानी एक बार निकाल देंगे एक्सिस के लिए और एक बार निकाल देंगे ब्रॉड के लिए। तो चलिए सबसे पहले कुछ एजम्पशन ले लेते हैं। यहां पे देखिए, मान लेते हैं लेटस AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। कुछ डाइपोल मोमेंट इज, आपको पता है डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कुछ डाइपोल मोमेंट इज P इज इक्वल टू 2qL, P इज इक्वल टू 2qL। ठीक है, एंड we have to calculate
और हम लोग को क्या निकालना है भाई, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, और P का पोलर कोऑर्डिनेट कितना है, r, थीटा। इतना स्पष्ट है आपको। अब देखेंगे, अब उसके बाद हम क्या किए, यहां पे तो निकालना है, इतना तो हो गया कि भी डायपोल है और इसका डायपोल मोमेंट P है जिसका वैल्यू 2 केवल है, और P पॉइंट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट है r, थीटा। यहां तक स्पष्ट है। अब यहां पे देखते हैं, देखो ये जो है, गौर कीजिएगा, ये आपका क्या है, डायपोल मोमेंट है, ठीक है, और ये जो है ये पॉइंट है। अब यहां पे कैलकुलेट करने के लिए हम इसको तोड़े हैं, किसको, डायपोल मोमेंट को, तो लिख देते हैं इफ डायपोल मोमेंट मतलब समझते हैं क्या, P वेक्टर इज रिजॉल्व इन देयर परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इसको जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हम तोड़े हैं तो क्या मिला है, देन एक्सियल कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल EX, या इसको EA भी लिख सकते हैं, सॉरी PX। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्सियल कंपोनेंट कितना मिला है, P cos थीटा, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट PX इक्वल टू P cos थीटा, एंड ये क्या है, Y कंपोनेंट है ना, एंड PY इक्वल टू P sin थीटा। इतना तो मिला है, बोलिए। तो यहां पे देखिए, अब दो मेरे को मिल गया, एक एक्सियल कंपोनेंट और एक इक्वेटर लाइन का कंपोनेंट। तो एक बार एक्सिस पे निकाल देंगे और एक बार इक्वेटर लाइन पे। तो एक्सियल पोजीशन को आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। तो एक्सियल पोजीशन पे डायपोल मोमेंट किधर है, O से P की ओर, ये किधर है, O से P की ओर। तो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन होगा किधर होगा, O से P की ओर, और इसको हम लोग लिखेंगे, पता है क्या लिखेंगे, EX वेक्टर। और आपको एक चीज और पता होगा कि जो इक्वेटर लाइन यानी केस 2 जो हम निकाले थे, तो केस 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो था डायपोल मोमेंट के अपोजिट था। तो यहाँ पे गौर कीजिए, डायपोल मोमेंट किधर है, नीचे, तो ये होगा ऊपर। क्यों ऐसे लिखेंगे, यहां पर हम आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाले हैं। अब हम प्रश्न कर रहे हैं आपसे कि EY वेक्टर इधर क्यों लिखे, जैसे एक्सियल डायपोल मोमेंट इधर था तब इधर इंटेंसिटी लिखते, लेकिन जब हम ब्रॉड पे इक्वेटर लाइन पे जब बना रहे हैं EY, तो EY इधर क्यों लिखे जबकि डायपोल मोमेंट इधर है। तो इसलिए कि जो इक्वेटर लाइन होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, केस 2 की बात कर रहे हैं, केस 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल मोमेंट का अपोजिट होता था। तो डायपोल मोमेंट नीचे है इसलिए ऊपर होगा, समझ गए। और यहां पर रिजल्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे। और ये हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और मान लेते हैं एंगल जो बना ये अल्फा बना, ठीक है, इसलिए मान चुके हैं ये EX है तो ये भी EX होगा, और ये भी Y है तो ये भी EY होगा, ठीक है। तो अब देखो, तो अब हम वैल्यू लिख रहे हैं नाउ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन। किस लाइन के लिए, एक्सियल लाइन के लिए। एक्सियल लाइन पे क्या है, EX है। चलो बोलो, केस 1 पढ़े थे, एक्सियल पोजीशन के लिए रिजल्ट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3, यही आया था ना। यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2p, और देखो ये x है ना एक्सियल, तो एक्सियल पे कितना मान है px, तो यहां लिख देंगे px, और 2p, और px का वैल्यू कितना है p cos थीटा, तो 2p cos थीटा अपॉन r3। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखे, ये किसकी वजह से लिखे, एक्सियल पोजीशन की वजह से, यानी इसका वैल्यू हम निकाल दिए, एक्स का वैल्यू होगा 1/4π और 2p cos थीटा बाई r3। अब इसी तरह निकालेंगे किसके लिए, y के लिए। तो एक्सियल पोजीशन पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखा, अब निकालेंगे एंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटर लाइन। अब क्या निकालेंगे, इक्वेटर लाइन पर। तो थोड़ा गौर कीजिए, इक्वेटर लाइन का तो EY है, ये इक्वेटर लाइन है या ये इक्वेटर लाइन है, ये कौन सा लाइन है, इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन है। तो इसी के लिए ना यहां पर हुआ, तो इक्वेटर लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने क्या माना है, EY। तो EY इज इक्वल टू, आप इक्वेटर लाइन पे पढ़े हैं केस 2 में, क्या पढ़े थे, 1/4πε0। पीछे की थ्योरी जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। फिजिक्स जो है लेंथी सब्जेक्ट नहीं है, फील वाली सब्जेक्ट है, फीलिंग्स होना चाहिए। कैसे, मेरा आपका जब किसी इंसान का दिल किसी से जुड़ जाता है तो बोलते हैं ना कि उसे देखे बिना चैन नहीं आता है, गाना है ना कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं, है ना। तो इससे आपको फीलिंग्स लानी होगी, लव करनी होगी, इस तरह अटैच होना होगा कि इसको देखे तो बारीकी से देखे, एकदम बारीकी से निहारे कि क्या क्या है इसमें, और बार बार देखे, 1000 बार देखे, तब जो थ्योरी है मजेदार बन जाता है। और फिजिक्स जो है, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वह इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो आइए देखते हैं, इक्वेटर लाइन होता था EY = 1/4πε0, और यहां होता था P अपॉन R3। क्या होता था, P अपॉन R3, बट यहां लिखेंगे हम P के जगह क्या है, इक्वेटर लाइन पे PY, तो यहां कर देंगे PY, और 1/4πε0, और बोलिए भाई PY के जगह हो जाएगा P sin थीटा अपॉन R3। तो P पॉइंट पे दो इंटेंसिटी आ गया, एक EX वेक्टर, दूसरा EY वेक्टर। तो अब हम निकाल सकते हैं, सो टोटल, यानी टोटल मतलब रिजल्टेंट, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी। तो P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू EX वेक्टर प्लस EY वेक्टर। ठीक है भाई, अब ये दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आपके पास बहुत सारे लॉ है, ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन है, पैरेललोग्राम है, एनालिटिकल मेथड है, जिसमें किया जाता है अगर I कंपोनेंट J कंपोनेंट के फॉर्म में हो तो √X कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस Y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो आप X, I और J कंपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये Y एक्सिस माने हैं तो J कैप हो जाएगा, इससे पहले वाला I कैप हो जाएगा। या यहाँ पे देखे तो ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस निकालना है तो √परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, नहीं, यानी देखने वाले पे डिपेंड करता है ना, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, है ना। तो सबकी अपनी अलग अलग तरीका होता है देखने का, अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है ना। तो यहां पे हम यूज करने वाले हैं ट्रायंगल लॉ। सबका मतलब और भी आप वीडियो देखेंगे, YouTube तो भरमार है वीडियोस का, ठीक है। लेकिन एक चीज और कहेंगे, हाँ, अगर आप किसी का वीडियो देखते हैं तो देखते रहिए, छोड़िए मत, क्योंकि ज्ञान जहां से भी मिले ले लेना चाहिए, हम हो या कोई और हो, जहां से मिले ले लो। जिसकी निगेटिव हो उसको छोड़ दो, जिसमें कुछ मेरिट हो उसको एक्सेप्ट कर लो, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे, कंपटीशन में बैठोगे, तो ये नहीं होगा कि आप ज्ञान लाए कहां से हो, देखा ये जाएगा कि आप जानते कितना हो।
इसलिए जानने के सीखने के जहां से मिले सीख लो, ठीक है। तो यहां पे हम लेते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो आप पढ़े हैं कि आर वेक्टर इक्वल टू, पढ़े ना, अगर आर वेक्टर इक्वल टू है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इसके लिए सूत्र होता है आर बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, होता है ना। यहाँ थीटा का 90 डिग्री है इसमें, इसलिए ये जो टर्म है ये जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो, तो सिर्फ यही दो बच जाएगा ना, ये दोनों बच जाएगा, ये दोनों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं इसको E इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू बोलो हीरो, एक्स का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब, और हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। इससे पहले जो नीचे लिखे थे यही वैल्यू था ना, अब प्लस ई वाई है, ई वाई यहाँ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट t sin थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो यहां देखते हैं, आप सभी जानते हैं ना, रूट एक्स स्क्वायर का होता है कितना, एक्स, रूट एक्स स्क्वायर का कितना होता है, एक्स। अब यहाँ गौर करो थोड़ा सा, यहाँ पे गौर करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इसमें भी है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर यहाँ भी है, तो दोनों जगह से हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो ई इक्वल टू क्या बच जाएगा, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन कर लिए। अब यहां देखो पी स्क्वायर यहां भी है और पी स्क्वायर यहां भी है, तो पी स्क्वायर तो रूट एक्स स्क्वायर का एक्स, तो पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पी अपॉन, यहां भी देखो आर क्यूब का स्क्वायर है, यहां भी आर क्यूब का स्क्वायर है, तो आर क्यूब हो जाएगा, और बच गया कितना, रूट ओवर, यहां कितना हो गया 2 cos थीटा का स्क्वायर, 2 cos थीटा का स्क्वायर, 2 cos थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस गौर करेंगे यहाँ पे sin थीटा का स्क्वायर, तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलो ठीक है। अब ऐसा मत कर दीजिएगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 4 into 1, ये गलत हो जाएगा, बिकॉज ये 4 इसमें मल्टीप्लाई है, तो हम इसको ऐसे एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, तो लिख सकते हैं इसको ऐसे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये पूरा हो जाएगा रूट ओवर, ठीक है। अब देखो ये दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, बोलो भाई, ये तो जेब कितने हो जाएगा, तो लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब इंटू रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। एंड this is expression for electric field intensity at anywhere, ठीक है, at anywhere position, and this is not final expression, because you know that electric field intensity is vector quantity, so also we have to calculate direction of electric field intensity, ठीक है। तो चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अब हमको चाहिए इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो देखते हैं डायरेक्शन क्या होगा, देखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर ये है ना, इसका डायरेक्शन चाहिए हमको, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। तो देखो डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर ऐसे जाएगा, तो ये एंगल बना है कितना, अल्फा, और आपको पता है ये साइड क्या है, ई एक्स, और ये साइड है ई वाई, ठीक है। तो अगर ये ई वाई है तो ये भी क्या होगा, ई वाई, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में ये साइड दोनों बराबर होंगे, तो ई वाई। तो अगर देखें तो
अगर इसको एंगल मान ले तो एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और बेस दिया है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे हम लोग, tan का लेंगे। कौन सा लेंगे, tan। और थीटा का जगह क्या लिखेंगे, अल्फा, बिकॉज यहाँ एंगल जो है अल्फा है। तो tan अल्फा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर के जगह कौन है, EY, और EY का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं, आपको पता है ना, EY का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां क्या था, P साइन थीटा अपॉन RQ, यही था ना। और यहां क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां क्या था 2P cos थीटा अपॉन RQ। तो यहां थोड़ा सा गौर करेंगे भाई, कुछ कटेगा, देखो तो, हाँ ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, RQ कट जाएगा, P से P कट जाएगा। तो क्या बच गया, यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो बच गए tan अल्फा इक्वल टू, ऊपर क्या रह गया साइन थीटा, और नीचे बच गया 2 cos थीटा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 1/2 tan थीटा। नहीं तो यहां पर लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। ठीक है, तो यहां से हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं इस कंडीशन के लिए। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अल्फा क्या है, अगर हम लोग अल्फा के बारे में जानेंगे तो अल्फा रिजल्टेंट वेक्टर E और EX के बीच का एंगल है ना, तो लिख देते हैं वेयर अल्फा इज, बोलो वेयर अल्फा इज क्या है, एंगल बिटवीन, बोलिए बोलिए, एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड EX वेक्टर। किसके बीच का एंगल है, E वेक्टर और EX वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास समझ में आती है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।